जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल डेंटल एंड मेडिकल विंग। मेरा नाम है डॉक्टर शुभो और आज हम लोग सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं, यानी वीक ऑफ बाइलेमिनर जाम डिस्क को पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ लिए थे एम्ब्रायोलॉजी के अंदर। तो उस वीडियो के अंदर हम लोग ये देख लिए थे कि कैसे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होता है और डे 6 के दिन ब्लास्टोसिस्ट कैसे यूटेराइन वॉल के अंदर इम्प्लांटेशन शुरू कर देता है। तो ये सारा टॉपिक हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेकंड वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइलेमिनर जाम डिस्क। तो ये बाइलेमिनर जाम डिस्क क्या है, ये कैसे डेवलपमेंट होता है, ये सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर, यानी सेकेंड वीक के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट फर्स्ट वीक के अंदर तैयार हुआ था उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होता है, क्या क्या नया सेल लेयर फॉर्म होता है और कैसे लास्ट में जाके बाइलेमिनर जाम डिस्क तैयार होता है। तो टोटल क्या क्या चेंजेस सेकेंड वीक के अंदर होता है, ये सारा चेंजेस को सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करेंगे। फिर ये सारा चेंजेस कैसे कौन सी प्रोसीड्योर से होता है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या नोट डाउन करेंगे, क्या क्या चेंजेस सेकेंड वीक के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम जो चेंजेस है उसको हम नोट डाउन करना शुरू करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, चेंजेस, द फॉलोइंग चेंजेस will occur during the second week। यानी सेकेंड वीक के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाला है। देखिए, सबसे पहला जो चेंज है, फर्स्ट वीक के अंदर डे 6 के दिन हमें इम्प्लांटेशन शुरू हो चुका था ब्लास्टोसिस का, ये हमें मालूम है। और डे 10 में जाके यही इम्प्लांटेशन का जो प्रोसीड्योर है ये कंप्लीट होता है, ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। तो यानी इम्प्लांटेशन का जो प्रोसीड्योर है ये कंप्लीट कब होता है, सेकेंड वीक के अंदर। तो पहला चीज़ जो सेकेंड वीक के अंदर होता है वो है इम्प्लांटेशन जो प्रोसीड्योर था उसका कंप्लीशन। तो वो सबसे पहले हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे। पहला पॉइंट क्या हो गया, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट completed by day 10। यानी डे 10 को इम्प्लांटेशन का जो प्रोसीड्योर था ब्लास्टोसिस का वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके बाद क्या क्या चेंजेस होने वाला है उसको नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। किसका डायग्राम, ब्लास्टोसिस का डायग्राम, जो हमें पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ब्लास्टोसिस का एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, ब्लास्टोसिस में जो एकदम बाहर वाला जो लेयर था उसका नाम क्या था, आउटर सेल मास। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, ये है आउटर सेल मास। और जो अंदर वाला जो सेल था उसका नाम क्या था, इनर सेल मास।
और ये जो कैविटी था इनका नाम था ब्लास्टोसिल। इनका नाम था ब्लास्टोसिल। तो ये टोटल था ब्लास्टोसिस्ट। अब देखिए सेकेंड वीक में आके क्या हुआ, सेकेंड वीक में आके इम्प्लांटेशन का जो प्रोसीड्योर था वो कंप्लीट हो गया। तो जब ये इम्प्लांटेशन हो जाता है, पूरा का पूरा प्रोसीड्योर जब कंप्लीट हो जाता है सेकेंड वीक के अंदर, उसके बाद ये जो आउटर सेल मास जो था इसका नाम चेंज हो जाता है। नाम चेंज होकर क्या नाम होता है, नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट। आउटर सेल लेयर का, आउटर सेल लेयर का नाम क्या हो गया सेकेंड वीक के बाद, आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑन सेकेंड वीक आफ्टर इम्प्लांटेशन। तो सेकेंड वीक आफ्टर इम्प्लांटेशन आउटर सेल मास का नाम क्या हो गया, ट्रोफोब्लास्ट। उसको अब से इसको ट्रोफोब्लास्ट हम लोग बोलेंगे। तो नाम क्या हो गया, ट्रोफोब्लास्ट। और ऐसे ही जो इनर सेल मास था सेकेंड वीक के बाद ब्लास्टोसिस का जब इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है डे 10 के अंदर, तब इसका नाम क्या हो जाता है सेकेंड वीक के बाद, ऑन सेकेंड वीक इसका नाम हो जाता है एम्ब्रायोब्लास्ट। समझ में आ गया। आउटर सेल मास सेकेंड वीक इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया ब्लास्टोसिस का, आउटर सेल मास का नाम चेंज होकर क्या हो गया, ट्रोफोब्लास्ट। और इनर सेल मास जब इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है, इनर सेल मास का जो नाम है वो चेंज होकर क्या हो जाता है, एम्ब्रायोब्लास्ट। समझ में आ गया। अब हम ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रायोब्लास्ट को देखेंगे वो आगे जाके क्या करता है। देखिए ये जो आउटर सेल मास है यानी ट्रोफोब्लास्ट, ये आगे जाके डिफरेंशिएट करता है। डिफरेंशिएट करके दो अलग टाइप का ट्रोफोब्लास्ट की राइज करता है, यानी दो अलग टाइप का ट्रोफोब्लास्ट की डेवलपमेंट करता है। तो देखिए ये डिफरेंशिएट किया आगे जाके, डिफरेंशिएशन होने के बाद ट्रोफोब्लास्ट की दो टाइप का ट्रोफोब्लास्ट की राइज होता है। एक हो गया सिनसाइटोटाइप, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, दूसरा टाइप हो गया साइटियोट्रोफोब्लास्ट यानी साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो दो टाइप का ट्रोफोब्लास्ट हमें देखने को मिला सेकेंड वीक के अंदर। अब ये जो एम्ब्रायोब्लास्ट था, जो इनर सेल मास का नाम पड़ गया एम्ब्रायोब्लास्ट, ये भी आगे जाके डिफरेंशिएट करता है और दो अलग अलग टाइप की सेल ये बनाता है। क्या है वो, अब हम एम्ब्रायोब्लास्ट को लिखेंगे। इसका भी डिफरेंशिएशन हुआ, और एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट करके दो अलग अलग सेल लेयर की राइज होता है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। अच्छा, ये जो एपीब्लास्ट है इसको क्या बोला जाता है,
एपीब्लास्ट को हमें याद रखनी है, एपीब्लास्ट को बोला जाता है प्रिमिटिव एक्टोडर्म। और हाइपोब्लास्ट को बोला जाता है प्रिमिटिव एंडोडर्म। तो अब तक क्या क्या मिल गया हमें? अब तक क्या क्या मिल गया हमें ट्रोपोब्लास्ट मिल गया, एम्ब्रायोब्लास्ट मिल गया, फिर आगे जाके ट्रोपोब्लास्ट डिफरेंशिएट करके सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट तैयार किया और साइटोट्रोपोब्लास्ट तैयार किया, और एम्ब्रायोब्लास्ट आगे जाके डिफरेंशिएट करके एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट को बनाया। अब ये जो चैप्टर के शुरू में हम लोग बोल दिए थे कि इस चैप्टर के अंदर हमें बाइलैमिनर जार्म डिस्क को पढ़नी है। तो ये जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, जो एम्ब्रायोब्लास्ट को डिफरेंशिएट होने के बाद जो बना एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ये दोनों को मिला के बोला जाता है बाइलैमिनर जार्म डिस्क। तो बाइलैमिनर जार्म डिस्क क्या हुआ? ये दोनों को मिला के, यानी एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ये दो मिलके क्या बना? बाइलैमिनर जार्म डिस्क। बाइलैमिनर जार्म डिस्क, ये हमें याद रखनी है, बाइलैमिनर जार्म डिस्क। तो ये सारा चीज़ हमें सेकेंड वीक के अंदर देखने को मिलने वाला है। और क्या देखने को मिलने वाला है? सेकेंड वीक के अंदर हमें दो और कैविटी भी देखने को मिलेगा। उनका नाम क्या है? दो कैविटी भी देखने को मिलेगा हमें, 2 कैविटीज। विल बी फॉर्म, दो अलग अलग कैविटी भी यहाँ पे फॉर्म होगा। क्या क्या कैविटी फॉर्म होगा? पहला वाला एमनियोटिक कैविटी, दूसरा यॉर्क सैक। तो ये अब तक जो हम लोगों ने जो पढ़ा, ये क्या क्या चेंजेस, यानी सेकेंड वीक के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा उसके ऊपर। अब ये सारा जो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जैसे कि आउटर सेल मास बना ट्रोपोब्लास्ट, इनर सेल मास बना एम्ब्रायोब्लास्ट, फिर आगे जाके ट्रोपोब्लास्ट बना सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट, और एम्ब्रायोब्लास्ट आगे जाके डिफरेंशिएट होके बना एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट मिला के बना बाइलैमिनर जार्म डिस्क, और उसके साथ दो कैविटी भी बना, एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक। ये सारा जो टॉपिक है, ये सारा जो डेवलपमेंट है, ये सेकेंड वीक के अंदर होता है। और यही सारे डेवलपमेंट को हम इस वीडियो के अंदर आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा डेवलपमेंट हमें आगे जाके देखने को मिलेगा। अब हम शुरू करते हैं डिस्कशन, यानी डेवलपमेंट कैसे हुआ। ये सारा जो डेवलपमेंट के ऊपर हमें डिस्कस करना है, तो उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फिर से वही ब्लास्टोसिस का डायग्राम से। अब देखिए ब्लास्टोसिस का डायग्राम। अब सेकेंड वीक के अंदर वाला जो सेल है, इनर सेल मास जो था, वो उसका नाम चेंज हो गया। क्या हो गया? इम्प्लांटेशन के बाद हम लोग उसको एम्ब्रायोब्लास्ट बोलेंगे। तो अब क्या होता है, देखिए अब सेकेंड वीक के बाद जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो ब्लास्टोसिस के अंदर जो एक
कैविटी होता है जिसका नाम है ब्लास्टोसिली। तो इनर सेल मास का जो पहला लेयर, सेल का जो पहला लेयर ब्लास्टोसिल यानी ब्लास्टोसिली जो कैविटी है उसके तरफ मुंह करके, मतलब पहला जो लाइनिंग है सेल मास का, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोब्लास्ट। अब हम डायग्राम में देखेंगे, ये वाला जो लेयर है जो कि एकदम कैविटी की तरफ मुंह करके है, ये वाला जो लेयर है सेल का, इस लेयर को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाइपोब्लास्ट। इस लेयर को हम बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। और बाकी जो सेल लेयर है इनर सेल मास का, बाकी जो सेल लेयर है उसको हम बोलेंगे एपिब्लास्ट। देखिए यहाँ पे सही तरीके से समझना पड़ेगा। इनर सेल मास का नाम पड़ गया एम्ब्रायोब्लास्ट, यानी ये एम्ब्रायोब्लास्ट के अंदर आगे जाकर डिफरेंशिएट होके एपिब्लास्ट बना और हाइपोब्लास्ट बना। हाइपोब्लास्ट कौन सा सेल लेयर है? जो एकदम सामने वाला जो सेल लेयर जो कैविटी की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, यानी कैविटी के बाद जो पहला वाला जो सेल लेयर आता है डायग्राम के अंदर, हम लोग जो डायग्राम में मार्क करके बैठे हैं, तो उसको बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। और बाकी जो इनर सेल मास के अंदर जो भी सेल्स है उसको हम बोलेंगे एपिब्लास्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये जो कैविटी है इनका नाम है ब्लास्टोसिली। तो हाइपोब्लास्ट क्या है? फास्ट लेयर ऑफ सेल टूवर्ड्स कैविटी, यानी कैविटी के तरफ पहला जो सेल लेयर है उसको हम हाइपोब्लास्ट बोलेंगे, बाकी जो भी इनर सेल मास के अंदर जो भी बचा कुचा सेल है उसको हम एपिब्लास्ट बोलेंगे। अब इस डायग्राम को और डिटेल में हम लोग ड्रॉ करेंगे एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट को। अच्छा, अंदर वाला ये लाल वाला क्या है? इनर सेल मास, जिसका अब इसी डायग्राम को हम लोग और डिटेल में ड्रॉ करेंगे। कैसे? देखिए फिर से, तो अब ब्लास्टोसिल जो कैविटी है उसके सामने जो पहला सेल लेयर है उसका नाम है हाइपोब्लास्ट। तो हम हाइपोब्लास्ट को मार्क करेंगे पहले, ये है हाइपोब्लास्ट। जिसका दूसरा नाम क्या है? प्रिमिटिव एंडोडर्म। और हाइपोब्लास्ट के बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे एपिब्लास्ट। देखिए एपिब्लास्ट जो सेल है इसका दूसरा नाम क्या है? प्रिमिटिव एक्टोडर्म। और इसके अंदर जो सेल है ये सारा सेल टॉल कॉलमनर सेल है। तो इसी हिसाब से उसको हम ड्रॉ करेंगे, टॉल कॉलमनर सेल बनाएंगे इसको। देखिए तो ये हो गया आपका एपिब्लास्ट।
एपीब्लास्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव एक्टोडर्म। प्रिमिटिव एक्टोडर्म। और इसके अंदर जो भी सेल है, यानी एपीब्लास्ट के अंदर जो भी सेल है, सारा सेल क्या है, टॉल कॉलमनर सेल। टॉल वही चीज़ यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे, टॉल कॉलमनर सेल। और ये एपीब्लास्ट कहाँ से बना, रिमेनिंग इनर सेल मास से, यानी हाइपोब्लास्ट छोड़ के जितना भी रिमेनिंग इनर सेल मास था उससे बना एपीब्लास्ट। वो तो ये कैसे बना, रिमेनिंग फ्रॉम रिमेनिंग इनर सेल मास एक्सेप्ट हाइपोब्लास्ट। यानी हाइपोब्लास्ट छोड़ के जितना भी इनर सेल मास पड़ा हुआ था उसको हम बोलेंगे, उसी से बना ये एपीब्लास्ट, उसी से बना ये एपीब्लास्ट। और सारा जो सेल था वो टॉल कॉलमनर सेल था। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आउटर सेल मास, यानी आउटर सेल मास के ऊपर। ये है आउटर सेल मास। आउटर सेल मास यानी इम्प्लांटेशन के बाद यही आउटर सेल मास को हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोब्लास्ट। तो आउटर सेल मास अब क्या है, अब ये है ट्रोपोब्लास्ट। आफ्टर इम्प्लांटेशन, यानी आफ्टर इम्प्लांटेशन इसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोलेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम 2 पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि फर्स्ट प्रिमिटिव जार्म लेयर टू बी फॉर्म। तो पहला प्रिमिटिव जार्म लेयर कौन सा फॉर्म हुआ, सबसे पहले फॉर्म हुआ हाइपोब्लास्ट। क्यों, क्योंकि कैविटी था उसके सामने वाला जो सेल लेयर था उसी से बना हाइपोब्लास्ट। और ये फॉर्मेशन पहले होता है, हाइपोब्लास्ट पहले फॉर्म होता है, उसके बाद फॉर्म होता है एपीब्लास्ट। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट प्रिमिटिव जार्म लेयर to be formed hypoblast। और सेकेंड प्रिमिटिव जार्म लेयर टू बी फॉर्म्ड एपीब्लास्ट। अब ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ये दोनों कहाँ से फॉर्म हुआ, इनर सेल मास। तो हमें ये लाइन याद रखनी है कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ये दोनों जो प्रिमिटिव जार्म लेयर है, ये दो प्रिमिटिव जार्म लेयर फॉर्म कहाँ से हुआ, इनर सेल मास से। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो यही चीज़ हम फिर से लिखेंगे कि ये जो एपीब्लास्ट और ये हाइपोब्लास्ट ये दोनों
एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, they both are coming from inner cell mass। यानी ये दोनों कहाँ से फॉर्म हुआ, इनर सेल मास से। यानी दो जो पहला फर्स्ट और सेकंड जो जाम लेयर है, ये दोनों के दोनों जाम लेयर इनर सेल मास से फॉर्म हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये जो डायग्राम है जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया कि ट्रोफोब्लास्ट, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ये सारा डायग्राम अब धीरे धीरे करके एडवांस लेवल पे जाने वाला है कि इसमें और डिटेल में जो जो डेवलपमेंट होने वाला है उसको हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो इसीलिए आने वाले जो डायग्राम होगा उसमें ये जो आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, इसको एक लाइन से हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में इतने सारे सेल का लेयर बनेंगे तो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए उसी कॉम्प्लिकेशन को आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आउटर सेल मास जो है उसकी जो ड्राइंग जो है उसको हम एक लाइन से उसको मार्क करेंगे, यानी एक ऐसे राउंड सर्कल कर देंगे, उसी को हम ट्रोफोब्लास्ट मानेंगे। तो चलिए फिर से यही डायग्राम ड्रॉ करते हैं और आगे जो एडवांसमेंट हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर से हम ड्रॉ करेंगे। ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट, ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट, यानी जो आउटर सेल मास था उसी को हम ट्रोफोब्लास्ट अब बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। अब देखिए सबसे पहले क्या फॉर्म हुआ था, हाइपोब्लास्ट। तो हाइपोब्लास्ट को पहले हम ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट के बाद क्या फॉर्म हुआ था, हाइपोब्लास्ट के बाद फॉर्म हुआ था एपीब्लास्ट, जो कि टॉल कॉलमनर सेल था। तो चलिए हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये है हाइपोब्लास्ट, ये है एपीब्लास्ट, अब क्या होता है, ये जो एपीब्लास्ट है ये फिर से एक सेल लेयर का जन्म देता है। उस सेल लेयर को हम क्या बोलेंगे, एमनियोजेनिक सेल, एमनियोजेनिक सेल। और ये जो सेल लेयर है तो इसका मतलब ये हुआ एमनियोजेनिक सेल जो है ये एपीब्लास्ट से डिराइव्ड होता है, और जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर था उसके अंदर ये अपना सेल का लेयर बना लेता है। तो कैसे, फिर हम ड्रॉ करेंगे। ये हो गया एपीब्लास्ट सेल, एपीब्लास्ट सेल से ये डिराइव्ड होता है एमनियोजेनिक सेल, ये यहाँ पे फॉर्म होता है। ट्रोफोब्लास्ट के अंदर ये फॉर्म हो गया एमनियोजेनिक सेल, ये एपीब्लास्ट से फॉर्म होता है, यानी एपीब्लास्ट से डिराइव्ड होता है। तो इस सेल का नाम पड़ गया एमनियोजेनिक सेल। एमनियोजेनिक सेल derived from epiblast।
डिराइव्ड फ्रॉम एपीब्लास्ट, हमें ये याद रखनी है, डिराइव्ड फ्रॉम एपीब्लास्ट। तो अब हम अगर डायग्राम में देखेंगे कि ऊपर है एमनियोजेनिक सेल, नीचे है एपीब्लास्ट, बीच में बना एक कैविटी, बीच में ये बना एक कैविटी, ये है एक खाली जगह, एक कैविटी। तो इस कैविटी का नाम क्या है? एमनियोटिक कैविटी। हमने पहले डिस्कस कर लिए थे कि दो कैविटी हमें मिलने वाला है, एक हो गया एमनियोटिक कैविटी, दूसरा हो गया यॉर्क सैक। तो ये वाला जो है ये है एमनियोटिक कैविटी। ये हो गया एमनियोटिक कैविटी। अब आते हैं हम हाइपोब्लास्ट। जैसे कि एम्ब्रायोब्लास्ट से डिराइव्ड होके एमनियोजेनिक सेल बनता है, तो ऐसे ही हाइपोब्लास्ट से भी डिराइव्ड होके एक सेल का मेम्ब्रेन बनता है, जिसका नाम है ह्यूसनर मेम्ब्रेन। वो कहाँ पे बनता है? वो यहाँ पे बनता है। अगर डायग्राम में हम लोग ड्रॉ करें तो ऐसा बनेगा ये। तो इसका नाम है ह्यूसनर मेम्ब्रेन। और ये डिराइव्ड कहाँ से होता है, यानी कहाँ से बनता है? ये हाइपोब्लास्ट से, डिराइव्ड फ्रॉम हाइपोब्लास्ट। डिराइव्ड फ्रॉम हाइपोब्लास्ट। अब इसका काम क्या है? ये जो ह्यूजर्स जो मेम्ब्रेन बना, ये जो ह्यूजर्स जो मेम्ब्रेन बना, इसका काम क्या है? इसका काम ये है, ये जो ब्लास्टोसिल जो था कैविटी, उसको अंदर से कवर कर लेता है, फ्रॉम इनसाइड ये कवर कर लेता है। तो इसका काम क्या है? ये करता क्या है? कवर द ब्लास्टोसिल फ्रॉम इनसाइड, यानी जो कैविटी था ब्लास्टोसिल करके उसको इनसाइड अंदर से कवर कर लेता है। कवर द ब्लास्टोसिल फ्रॉम। तो अंदर से कवर करने के बाद ये जो ह्यूसर्स जो मेम्ब्रेन है, ये अंदर से कवर करने के बाद जो कैविटी बनता है, उसी कैविटी को बोला जाता है यॉर्क सैक, प्राइमरी यॉर्क सैक। उसी कैविटी को बोला जाता है प्राइमरी। यानी ये जो कैविटी बना, इसका नाम क्या पड़ा? प्राइमरी यॉर्क सैक। तो हमें क्या क्या अभी तक क्या क्या देखने को मिल गया? तो हमें दो कैविटी मिल गया, एमनियोटिक कैविटी, प्राइमरी यॉर्क सैक। फिर हमें एमनियोजेनिक सेल मिल गया, ह्यूसर्स मेम्ब्रेन मिल गया, और उससे पहले तो हमें एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट मिल ही गया था। तो ये सारा जो डेवलपमेंट है अब तक हम लोग समझ लिए। अब देखिए आगे जाके क्या होता है। आगे जाके ये जो यॉर्क सैक है, इसका एक रोल रहता है। क्या रोल? यॉर्क सैक क्या करता है? ये जो यॉर्क सैक बना, इस यॉर्क सैक का जो बाहर का जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल में क्या होता है? उस सेल वॉल के अंदर जो सेल्स है, वो सेल्स प्रोलिफरेट होता है बाहर आके, सेल वॉल को पार करके बाहर आके प्रोलिफरेट होता है, और बाहर आके प्रोलिफरेट होने के बाद एक्यूमुलेट भी हो जाता है। तो
तो क्या होता है यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये जो यॉर्क सैक है ये क्या क्या करता है, सीक्रेट्स ए लॉट ऑफ सीक्रेशंस, बहुत सारे सीक्रेशन करता है। बहुत सारा सीक्रेशन करता है और क्या करता है, सेल वॉल ऑफ प्राइमरी यॉर्क सैक, proliferate। तो प्राइमरी यॉर्क सैक का जो सेल वॉल है वो प्रोलिफरेट होना शुरू करते हैं और प्रोलिफरेट होने के बाद यॉर्क सैक की बाहर आके एक्यूमुलेट हो जाता है। सेल्स आर accumulate outside। outside of yolk sac और एक्यूमुलेट होने के बाद क्या करता है, एक सेल लेयर फॉर्म करता है जिसका नाम है मेसोडर्म। यानी यॉर्क सैक क्या करता है, यॉर्क सैक की जो सेल वॉल का जो सेल है वो प्रोलिफरेट होता है, सेल वॉल पार करके बाहर आता है यॉर्क सैक की, और बाहर आने के बाद एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट होने के बाद मेसोडर्म फॉर्म करता है, मेसोडर्म। ये मेसोडर्म फॉर्म करता है। अच्छा, अब ये जो यॉर्क सैक के बारे में जितना भी हम लोग बात किए इसको हम डायग्राम से समझेंगे, इसको हम डायग्राम से समझेंगे। ये जो हमने बोला कि यॉर्क सैक की जो सेल वॉल है ये बहुत सारा सिक्रेशन करता है और सेल वॉल के अंदर जो भी सेल्स है ये प्रोलिफरेट होता है, फिर यॉर्क सैक के बाहर आता है, फिर एक्यूमुलेट होता है और मेसोडर्म फॉर्म करता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करके समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हम ड्रॉ करेंगे। देखिए अब जो एपिब्लास्ट है, जो एम्नियोजेनिक सेल्स है, जो हाइपोब्लास्ट है, जो ह्यूजर्स मेम्ब्रेन है, इसको हम ये सारा सेल का जो मेम्ब्रेन है इसको हम एक एक लाइन से ड्रॉ करेंगे। अब एक अलग अलग सेल नहीं बनाएंगे क्योंकि अलग अलग सेल बनाने जाएंगे तो ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझने में दिक्कत होगा, तो हम लाइन से बनाएंगे। तो देखिए ये हो गया बाहर का ट्रोफोप्लास्ट, ये हो गया ट्रोफोप्लास्ट, ये हो गया एपिब्लास्ट, ये हो गया एम्नियोजेनिक सेल। अब ये हो गया हाइपोब्लास्ट और ये हो गया ह्यूजर्स मेम्ब्रेन और ये हो गया एमनियोटिक कैविटी और ये हो गया यॉर्क सैक, प्राइमरी यॉर्क सैक। और बाहर का ये जो लेयर है इसको हम कहेंगे ट्रोफोप्लास्ट।
अब हम क्या देखेंगे, ये जो प्राइमरी यॉर्क सैक था, इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि इसके अंदर से बहुत सारे सीक्रेशन शुरू हुआ बाहर, यहाँ से सीक्रेट होना चालू किया, बहुत सारे सीक्रेशन शुरू हुआ बाहर की तरफ। और जो सेल वॉल के यॉर्क सैक की जो सेल वॉल के जो सेल्स है वो प्रोलिफरेट किया और बाहर आके एक्यूमुलेट होना शुरू कर दिया। एक्यूमुलेट होना शुरू कर दिया, उसके वजह से क्या हुआ, एक्यूमुलेट होने के बाद वहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन टाइप का जार्म लेयर फॉर्म हुआ। और उसके साथ छोटे छोटे कैविटी बना। तो देखिए क्या क्या बना, ये छोटे छोटे कैविटी बना, ये सब छोटे छोटे कैविटी बना जो हॉलो स्पेस होता है। और क्या बना, और बना एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। ये जो हम येलो मार्क कर रहे हैं, ये यहाँ पे मेसोडर्म फॉर्म हुआ। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये येलो वाला, ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म डिराइव फॉर्म। कहाँ से बना ये, डिराइव फॉर्म वॉल ऑफ यॉर्क सैक, क्योंकि सेल यॉर्क सैक की सेल वॉल से ही सेल प्रोलिफरेट होके बाहर आके मेसोडर्म को फॉर्म किया, मेसोडर्म का जो सेल लेयर है इसको फॉर्म किया। तो इसको बोलेंगे डिराइव्ड फॉर्म सेल वॉल ऑफ यॉर्क सैक। और ये जो छोटे छोटे जो बना, ये है कैविटीज। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। यॉर्क सैक की जो सेल वॉल था उसमें सेल प्रोलिफरेट हुआ, बाहर आया, एक्यूमुलेट हुआ, क्या फॉर्म किया, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म फॉर्म किया, और उसके साथ छोटे छोटे कैविटीज फॉर्म किया, जो खाली जगह जहाँ पे सेल नहीं था, जहाँ पे सेल एक्यूमुलेट नहीं हुआ, वही छोटे छोटे खाली जगह बना, जिसको हम कैविटीज बोलेंगे। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म, इसका नाम हम तो सिर्फ मेसोडर्म भी कह सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बोला कि मेसोडर्म को फॉर्म करता है, तो हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म क्यों बोला, हर चीज़ के पीछे कारण होता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म इसीलिए बोला गया क्योंकि अगर हम डायग्राम में देखें, ये वाला जितना रीजन जो है, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, एमनियोजेनिक सेल और ह्यूसर्स मेम्ब्रेन जो है, इसका जो एरिया है, ये एरिया कहाँ पे आता है, ये एरिया एम्ब्रायोब्लास्ट के अंदर आता है। एम्ब्रायोब्लास्ट मतलब सबसे पहले हमने जब आउटर सेल मास को ट्रोफोब्लास्ट में ट्रांसफ़र किया और इनर सेल मास को सबसे पहले जो डिफरेंशिएट होने के बाद एम्ब्रायोब्लास्ट फॉर्म किया था। तो ये वाला जो एरिया है, ये एम्ब्रायोब्लास्ट का एरिया था, यानी एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, एमनियोजेनिक सेल
ह्यूसर्स मेम्ब्रेन, ये सारा बना एम्ब्रियो ब्लास्ट की जगह पे। अब ये जो बाद में ये यॉर्क सैक से जो मेसोडर्म बना, ये बना एम्ब्रायनिक जो जगह था उस जगह को छोड़ के उसके बाहर बना। अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो जितना भी जो मेसोडर्म बना वो एम्ब्रायोब्लास्ट का जो एरिया था उससे बाहर बना, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म, यानी जो एम्ब्रायोब्लास्ट जो जगह था उससे बाहर बना ये मेसोडर्म। तो हम क्या लिखेंगे कि इसका नाम एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म इसलिए पड़ा क्योंकि ये मेसोडर्म बना कहाँ पे? आउटसाइड ऑफ एपिब्लास्ट, आउटसाइड ऑफ एम्ब्रायोब्लास्ट, सॉरी आउटसाइड ऑफ एम्ब्रायोब्लास्ट। आउटसाइड ऑफ एम्ब्रायोब्लास्ट, क्योंकि एम्ब्रायोब्लास्ट का जो एरिया था उसके अंदर एपीब्लास्ट बना, हाइपोब्लास्ट बना, एमनियोजेनिक सेल बना, ह्यूसर्स मेम्ब्रेन बना, यही सारी चीज़ एम्ब्रायोब्लास्ट के जगह पे बना। और बाकी जो यॉर्क सैक से जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म बना वो एम्ब्रायोब्लास्ट की जो जगह था उसको छोड़ के उसके बाहर बना, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? तो चलिए हम और भी आगे बढ़ते हैं। अब इस डायग्राम को हम और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमें और भी याद रखनी है कि ये जो प्राइमरी यॉर्क, हमने बोला कि यहाँ पे जो यॉर्क बनता है उसको हम प्राइमरी यॉर्क बोलते हैं। सिर्फ यॉर्क क्यों नहीं बोलते, यहाँ पे हम प्राइमरी इसीलिए लगाते हैं कि आगे जाके यॉर्क के अंदर और भी चेंजेस आता है, तब उसको हम सेकेंडरी यॉर्क बोलते हैं। तो अब इसी स्टेज में जो स्टेज तक हम लोग पढ़ाई किए अब तक, इस स्टेज तक इसको प्राइमरी यॉर्क बोला जाता है। तो आगे जाके फिर से इस यॉर्क के अंदर चेंजेस आता है और उसको तब हम सेकेंडरी यॉर्क बोलेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब डायग्राम को और भी एडवांस लेवल पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। डायग्राम को और भी एडवांस लेवल पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे ट्रोफोब्लास्ट को, यानी जो बाहर का जो लेयर है, ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट। इसके अंदर ये हो गया एपिब्लास्ट और ये हो गया एमनियोजेनिक सेल, बीच में हो गया एमनियोटिक कैविटी, यहाँ पे हो गया हाइपोब्लास्ट और ये हो गया ह्यूसर्स मेम्ब्रेन, बीच में हो गया यॉर्क सैक। तो चलिए हम लोग मार्क कर लेते हैं। और ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट, एमनियोटिक कैविटी, ये हो गया यॉर्क सैक। अच्छा देखिए, हमने लास्ट वाला जो डायग्राम बनाए थे उसमें क्या था, हमें देखा कि एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म के साथ साथ छोटे छोटे कैविटीज़ बने थे। छोटे छोटे क्या बने थे? कैविटीज़। ये जो छोटे छोटे कैविटीज़ बने थे, छोटे छोटे कैविटीज़ बने थे। तो अब क्या होता है, आगे जाके ये सारा जो छोटा छोटा कैविटीज़ है ये एक साथ जुड़ जाता है।
एक साथ जुड़ने के बाद एक लंबा बड़ा सा कैविटी बनाता है। तो इस कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सिलोम। सिलोम मतलब होलो जगह खाली जगह कैविटी। तो इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सिलोम। और एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये भी बना कहाँ पे, ये सिलोम बना जो एम्ब्रायोब्लास्ट का जो जगह था उसको छोड़ के उसके बाहर बना, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सिलोम हम कहेंगे। जैसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म बोले, उसी रीजन से, उसी कारण से इसको भी हम एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सिलोम कहेंगे। तो छोटे छोटे जो कैविटीज़ था वो सारा कैविटीज एक साथ जुड़ गया और एक लंबा वाला कैविटी बना। एक लंबा वाला कैविटी बना, खाली जगह, हॉलो स्पेस बना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म, सॉरी एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सिलोम। अब ये जो डेवलप होता है, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सिलोम जो है, इसके चारों ओर क्या रहता है, चारों ओर रहता है एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। चलिए हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म को ड्रॉ करते हैं। इस सिलोम को घेर के कौन रहता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सिलोम कहाँ पे डेवलप होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, डेवलपिंग इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। After joining all the small cavities, आ गया कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ हमें समझनी है, ये जो हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सिलोम को ड्रॉ किया, ये एपिब्लास्ट और एमनियोजेनिक सेल का जो लेयर है उसका जो नीचे का जो हिस्सा है वहाँ से शुरू हुआ और इस साइड तक एक्सटेंड हुआ। ये जो ऊपर का जो एरिया है, इस जगह पे ये सिलोम नहीं है, ऊपर का एरिया में, इसमें हमने ड्रॉ नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो जगह है ऊपर का, इस जगह के अंदर क्या रहता है, अनडिफरेंशिएटेड मेसोडर्म होता है। अनडिफरेंशिएटेड मेसोडर्म होने का मतलब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहता है कनेक्टिंग स्टॉक, जो कि एम्ब्रायो को मैटरनल बॉडी से कनेक्ट करके रखता है, जो बाद में यही कनेक्टिंग स्टॉक जो है वो बाद में क्या फॉर्म करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसीलिए इस जगह को हम लोगों ने खाली छोड़ा। इस जगह पे कौन रहता है, इस जगह पे रहता है, यहाँ पे सिलोम एक्सटेंड नहीं होता है, यहाँ पे रहता है अनडिफरेंशिएटेड मेसोडर्म, यानी कनेक्टिंग स्टॉक, जो बाद में जाके अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे कौन रहता है, अनडिफरेंशिएटेड
अनडिफरेंट अनडिफरेंशिएटेड मेसोडर्म, जो कि क्या करता है, जो कि फॉर्म करता है क्या, कनेक्टिंग स्टॉक और यही कनेक्टिंग स्टॉक बाद में क्या फॉर्म करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक सिलोम पूरा का पूरा एरिया को कवर नहीं करता है, कुछ जगह पे एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म अकेला रहता है, उस जगह से क्या निकलता है, उस जगह पे फॉर्म होता है कनेक्टिंग स्टॉक। यही कनेक्टिंग स्टॉक बाद में जाके अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है, यानी एक तरीके का ये जो कनेक्टिंग स्टॉक जो है ये एम्ब्रायो को मैटरनल बॉडी से कनेक्ट करके रखता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हमें कुछ और चीज़ के ऊपर भी फोकस करनी है। देखिए ये जो मेसोडर्म है, एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक जो मेसोडर्म है, ये दो टाइप का होता है, दो टाइप का। कौन सा देखिए यहाँ ये जो डायग्राम है, इसी में हम दो टाइप का एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला वाला कौन सा, पहला वाला ये जो येलो वाला जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म है। उसके अंदर ये जो एरिया है, जहाँ पे फिलहाल मैं लाल कर रहा हूँ, मतलब पूरा लाल नहीं, ये जो इस एरिया का जो मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म कहाँ पे है, ये मेसोडर्म टूवर्ड्स बॉडी वॉल यानी ट्रोफोब्लास्ट जो बाहर के वॉल है उसके तरफ है। यानी ये जो सिलोम है, ये जो कैविटी है लंबा वाला, यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक सिलोम जो है, उसके नीचे और बॉडी वॉल के बीच में, यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक सिलोम और बॉडी वॉल के बीच में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म है, उसको हम कहेंगे सोमाटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म। उसे हम क्या कहेंगे, सोमाटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म। चलिए लिखते हैं। ये जो जगह है, इस जगह पे जो मेसोडर्म है उसको हम कहेंगे सोमाटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म। तो ये मेसोडर्म कहाँ पे फॉर्म होता है, टूवर्ड्स बॉडी वॉल। यानी ये एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक सिलोम और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में रहता है ये मेसोडर्म। अब ये हो गया पहला टाइप, सोमाटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेसोडर्म। और दूसरे टाइप का मेसोडर्म क्या है, ये जो अब जहाँ पे हम मार्क करेंगे, ये है दूसरे टाइप का मेसोडर्म। देखिए ये जहाँ पे हम लोग पर्पल किया,
इस जगह पे जो मिजोरम है इसको हम कहेंगे स्प्लैंक्यानो प्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मिजोरम। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे स्प्लैंक्यानो प्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मिजोरम। एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मिजोरम। अब ये किसके साइड में रहता है? ये यॉक सैक और जो सिलोम है उसके बीच में रहता है, यानी टूवर्ड्स यॉक सैक। कहाँ पे रहता है? टूवर्ड्स यॉक सैक। टूवर्ड्स यॉक सैक। और बाद में जाके यही स्प्लैंक्यानो प्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मिजोरम से क्या क्या डेवलपमेंट होता है? यहीं से डेवलप होता है हम लोगों का फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, यानी जो भी बॉडी ऑर्गन्स फॉर्मेशन होता है बाद में वो यहीं से होता है। तो बाद में क्या होता है? लेटर यहीं से राइज होता है, लेटर राइज फोर गट, मिड गट और हाइंड गट, यानी जो मेजर बॉडी ऑर्गन्स होता है वो यहीं से बनता है। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? अब इसमें हमें दो टॉपिक और भी जाननी है। इसी डायग्राम से हमें दो टॉपिक को और भी समझनी है। वो क्या है? एक हो गया एमनियन, दूसरा हो गया कोरियन। तो एमनियन क्या है? सबसे पहले एमनियन को समझेंगे। ये वाला यहाँ पे इस डायग्राम में ये वाला जो एरिया है, इस जगह को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? इस जगह को हम लोग कहेंगे एमनियन। ये एमनियन क्या है? एमनियोजेनिक सेल और सोमाटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मिजोरम को मिला के हम लोग क्या कहेंगे? एमनियन। कैसे? देखिए, ये जो सेल का जो लेयर था, ये वाला जो एपीब्लास्ट से फॉर्म हुआ था, एमनियोजेनिक सेल का लेयर हमने पिछले वाले डायग्राम में समझ लिए थे। तो एक साइड है एमनियोजेनिक सेल का लेयर और दूसरे साइड में क्या है? उसके साथ जो है येलो वाला जो पोर्शन है, ये जो है वो क्या है? सोमाटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मिजोरम। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? तो एमनियन मतलब एमनियोजेनिक सेल प्लस सोमाटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मिजोरम। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? अब एमनियन हम लोगों ने समझ लिया, अब हम कोरियन को समझेंगे। अब कोरियन क्या है? अब देखिए यहाँ पे ये जो जगह हम मार्क कर रहे हैं, ये जो जगह हमने मार्क किया,
इस जगह के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें एक साइड में ट्रोफोप्लास्ट देखने को मिलता है। ये जो सेल लेयर है ये है ट्रोफोप्लास्ट, और उसके साथ क्या है, उसके साथ सोमाटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म है, ये वाला एरिया। ये है ट्रोफोप्लास्ट और ये है सोमाटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म। तो ये दोनों को मिला के इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, इस एरिया को हम बोलेंगे कोरियन। थोड़ा सा हम नीचे आते हैं इसको मार्क करते हुए, इस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, कोरियन। यानी कोरियन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रोफोप्लास्ट देखने को मिलेगा। उसके साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, उसके साथ हमें सोमाटोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेसोडर्म देखने को मिलेगा। इन दोनों को मिला के होता है कोरियन। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? तो इस डायग्राम से हमने डिटेल में बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। इस डायग्राम से, इस पेज से हमने बहुत सारे टॉपिक इस पेज के अंदर हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ पॉइंट को हम नोट डाउन कर लेंगे। वो क्या क्या है, देखिए यहाँ पे हम एक चीज़, कुछ पॉइंट को नोट डाउन करेंगे और एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे। अब तक जो यॉक सैक जो था वो प्राइमरी यॉक सैक था। अब जो पॉइंट हम लिखने वाले हैं इसमें हम ये लिखेंगे कि कैसे प्राइमरी यॉक सैक चेंज होके सेकेंडरी यॉक सैक बना। तो देखिए, अब एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सिलोम जो था, यानी छोटे छोटे कैविटी जुड़ने के बाद जो एक लंबा वाला बड़ा वाला एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सिलोम जब फॉर्मेशन हुआ, तो इसका साइज धीरे धीरे करके लार्ज हुआ, बड़ा हुआ, और ये साइज इसका बड़ा हुआ तो ये क्या चाहा, ये चाहा कि जो यॉक सैक जो है उसको कंप्रेस किया जाए, उसको ढकेल के अपना जगह बड़ा किया जाए। तो इस चक्कर में क्या हुआ, यॉक सैक का कुछ पोर्शन प्रेशर की वजह से डिसॉल्व हो गया, बाद में डिसॉल्व हो गया, और यॉक सैक का जो साइज है वो धीरे धीरे करके छोटा पड़ गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। तो ये जो बचा कुचा प्रेशर की वजह से डिसॉल्व होने के बाद जो बचा हुआ जो यॉक सैक रहा, इसी को हम अब से कहेंगे सेकेंडरी यॉक सैक। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? तो वही चीज़ हम नोट डाउन कर लेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक सिलोम ग्रो लार्जर। इसके वजह से क्या हुआ, लार्जर हुआ, इंक्रीज साइज हुआ, और इसके वजह से ये सिलोम क्या करना चाहा, ट्राई टू कंप्रेस प्राइमरी यॉक सैक। Try to compress primary yolk sac। अब उसके ये जो प्रेशराइज करने की कोशिश की प्राइमरी यॉक सैक को, इसके वजह से यॉक सैक की कुछ पोर्शन डिसॉल्व हो गया बाद में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे सम पोर्शन ऑफ प्राइमरी यॉक सैक
out and which will be dissolved later. और अंत में जाके जो बचा कुचा जो यॉर्क सैक था उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी यॉर्क सैक। तो लेफ्ट पोर्शन ऑफ yolk sac now called as secondary yolk sac। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। प्राइमरी यॉर्क सैक था पहले, अब है सेकेंडरी यॉर्क सैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस लेक्चर का यानी सेकेंड वीक का अंतिम पर्याय में आ गया है, लास्ट लेवल पे आ गया है। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग ट्रोफोब्लास्ट को समझेंगे, क्योंकि हमने पहले ही जो चेंजेस लिखे थे उसके अंदर ट्रोफोब्लास्ट का भी चेंजेस था। उसमें भी हमें 2 टाइप का ट्रोफोब्लास्ट हमको सेकेंड वीक के अंदर मिलने वाला था। वो क्या था, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। तो ये 2 ट्रोफोब्लास्ट को अब हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। अब ट्रोफोब्लास्ट की जो सेल है उसको हम ड्रॉ करके बनाएंगे। तो चलिए ट्रोफोब्लास्ट ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये जो हमने ड्रॉ किया ये है ट्रोफोब्लास्ट यानी आउटर सेल मास। चलिए मार्क करते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट यानी आउटर सेल मास। अब ये आउटर सेल मास यानी ट्रोफोब्लास्ट आगे जाके सेकेंड वीक के अंदर डिफरेंशिएट करके 2 टाइप का ट्रोफोब्लास्ट बनाता है। नाम क्या है, पहले उसकी नाम को हम लोग लिखते हैं। पहला वाला क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। और दूसरे का नाम क्या है, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। 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 देखिए यहाँ पे साइटोट्रोफोब्लास्ट मतलब ये वाला जो ट्रोफोब्लास्ट है इसके पास न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों है। यानी साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर जितना भी सेल का लेयर है उन सारे सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है यानी न्यूक्लियाई भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो चलिए नोट डाउन करते हैं। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट मतलब यहाँ पे क्या है, ये पे न्यूक्लियाई है, उसके साथ क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन। अब चलते हैं सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर। सिनसाइटियो मतलब यानी यहाँ पे जो सिन लिखा है सिनसाइटियो, इसका मतलब ये हुआ कि
ओनली न्यूक्लियस, ओनली न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट जो है ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लॉस्ट कर देता है, लॉस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लॉस्ट यानी इनके पास कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये समझना है, देखिए ये जो हमने ड्रॉ किया ये है आउटर लेयर ट्रोपोप्लास्ट, और इसके अंदर क्या है, ये हो गया एपीब्लास्ट और एमनियोजेनिक सेल, और ये हो गया हाइपोब्लास्ट और ह्यूजर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या है, ये जो ट्रोपोप्लास्ट है इसमें से कुछ सेल क्या होता है, कुछ सेल अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको खो देता है और ये बाहर आ जाता है, उसके पास सिर्फ न्यूक्लियस होता है, सिर्फ न्यूक्लियस होता है, बाहर आ जाता है। कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे बाहर आ जाता है, इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियस होता है। और ये आके कहाँ पे रहता है, मतलब कौन सी जगह पे आ जाता है, बाहर का बाहर का जो हिस्सा है, यानी जो यूटेरियन एंडोमेट्रियम का जो जगह है वहाँ पे आ जाता है ये। अब देखिए बाहर ब्लास्टोसिस था, ब्लास्टोसिस इम्प्लांटेशन हुआ, कहाँ पे हुआ, यूटेराइन एंडोमेट्रियम जो था वहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ उसका, यानी यूटेराइन वॉल के ऊपर इसका इम्प्लांटेशन हुआ। जब यूटेराइन वॉल यानी यूटेराइन एंडोमेट्रियम के ऊपर ये जो इम्प्लांटेशन का जो प्रोसीड्योर है ये कंप्लीट हो जाता है, तो इम्प्लांटेशन के बाद जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डेसिडुआ। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ग्रीन वाला जो मैंने मार्क किया, ये है डेसिडुआ। यानी डेसिडुआ किसको हम बोलेंगे, यूटेराइन वॉल, यूटेराइन एंडोमेट्रियम, आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम है उसको हम डेसिडुआ कहते हैं। अब हमें ये समझना है, ये जो ट्रोपोप्लास्ट की जो सेल है जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लॉस्ट करके बाहर आ जाता है और एंडोमेट्रियम में अंदर आ यानी डेसिडुआ के साथ जुड़ जाता है, तो ये क्यों करता है। देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कोई रीज़न होता है। तो ये जो सिनसाइटोट्रोपोप्लास्ट है जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन लॉस्ट कर देता है, लूज कर देता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए क्योंकि ये जो सिनसाइटियो जो ट्रोपोप्लास्ट है वही सेल है जो कि ब्लास्टोसिस्ट का जो इम्प्लांटेशन है, यानी ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, वो एंडोमेट्रियम जो है उसको इन्वर्ट करके अंदर जाके इम्प्लांट करता है खुद को, एंडोमेट्रियम के अंदर ऐसे इन्वर्ट करके उसमें जाके खुद को इम्प्लांट करता है। तो इसीलिए सिनसाइटियो ट्रोपोप्लास्ट जो है इसका जब सेल अब बाहर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब लॉस हो जाता है तब ये सेल ऐसे एंडोमेट्रियम के अंदर घुस जाता है, इन्वर्ट कर जाता है और इम्प्लांटेशन को कंप्लीट करता है। इसीलिए ऊपर वाले ने ऐसे बनाया कि ये सारे जो सिनसाइटियो ट्रोपोप्लास्ट जो है ये अपना सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि अगर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता तो एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाते, क्योंकि दो अलग अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, एंडोमेट्रियम का अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका अलग
ट्रोफोप्लास्ट का अलग मेम्ब्रेन है, तो एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाते, इन्वर्ट नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिनसाइटियो ट्रोफोप्लास्ट जो है वो खुद को लूज कर देता है, और होने के बाद ये क्या करता है, इन्वर्ट करता है। यूटेराइन जो एंडोमेट्रियम है उसको इन्वर्ट करने आसानी से इन्वर्ट कर लेता है, और इम्प्लांटेशन का जो प्रोसीड्योर है वो ठीक ठाक हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये सारा जो हमने लिखा सिनसाइटोट्रोपोप्लास्ट के नीचे जो सिर्फ न्यूक्लियस रहता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं रहता है, लॉस्ट हो जाता है। इसका पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ये है टू हेल्प इन्वेट द यूटेराइन एंडोमेट्रियम। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। अब हम देखेंगे ये जो बाहर को जो डेसिडुआस है इसके अंदर और क्या क्या होता है। डेसिडुआ के अंदर सिनसाइटोट्रोपोप्लास्ट इन्वर्ट करके इम्प्लांटेशन जो प्रोसीड्योर है उसको कंप्लीट कर लेता है। ये सारी चीज़ तो होता है। उसके साथ बाकी डेसिडुआ के अंदर क्या क्या होता है, देखिए डेसिडुआ के अंदर यूटेराइन आर्टरी रहता है, ये क्या है, यूटेराइन आर्टरी, जो कि ब्लड सप्लाई करता है। उसके साथ छोटे छोटे और भी क्या रहते हैं, और छोटे छोटे ऐसे लैक्यूना रहता है। ये सारे क्या है, लैक्यूना। अब ये लैक्यूनी क्या है, लैक्यूना या तो लैक्यूनी, ये लैक्यूनी क्या है, इसके अंदर क्या रहता है, देखिए ये जो लैक्यूनी है इसके अंदर रहता है ग्लाइकोजन, यानी ग्लाइकोजन फील्ड होता है। ग्लाइकोजन फील्ड होता है। और ये किस लिए चाहिए, ये जो लैक्यूनी है इसका काम पहले 1.5 वीक तक, 1.5 वीक तक इसका होता है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लाइकोजन रहता है ये ग्लाइकोजन न्यूट्रिशन के लिए काम आता है। इसीलिए पहले 1.5 सप्ताह तक, यानी 1.5 वीक तक ये लैक्यूनी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट 1.5 वीक। किस लिए, फॉर न्यूट्रिशन। तो इसके लिए लैक्यूनी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट कैसे डिफरेंशिएट करके साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट बनाता है वो हम लोग समझ लिए। साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट के बीच में अंतर क्या है वो भी हम लोग समझ लिए। और सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट क्यों अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेक्रीफाइस करता है, क्यों उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन लूज कर जाता है, तो इसका भी कारण हम लोग समझ लिए। क्योंकि ये आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट को एंडोमेट्रियम के अंदर इन्वेट करके इम्प्लांट करने के लिए हेल्प करता है, इसीलिए इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन खो जाता है। तो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिए। और इम्प्लांटेशन के बाद यूटेराइन एंडोमेट्रियम जो है उसको हम डेसिडुआ कहते हैं, और उसके अंदर यूटेराइन आर्टरी आता है जो ब्लड सप्लाई करता है, और लैक्यूनी रहता है जिसके अंदर ग्लाइकोजन रहता है। और ये सारा ग्लाइकोजन पहले 1.5 हफ्ते के लिए न्यूट्रिशन की काम आता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा 2nd वीक का कॉन्सेप्ट। 2nd वीक के अंदर जितना भी डेवलपमेंट है वो सारा हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझ लिए। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आने वाले अगले वीडियो में हम लोग 3rd वीक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।